हेलो ऑल, वेलकम अगेन टू यू विनम यूपीएससी। राइट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीएस एग्जाम के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। ये सीरीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप एनालिसिस करोगे उतना ही आपका फ्यूचर ईयर का प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। किसी भी एग्जाम में देखोगे, इवन रिसेंट जो जनवरी में हुआ था एग्जाम, ठीक मतलब जो 2026 का जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था, वहाँ पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंस्पायर्ड थे। ठीक है, और उसके कंप्लीट एनालिसिस के थ्रू या फिर सेम टॉपिक वो रिपीटेड था। ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, आई होप कि आपने देखा होगा सारा। हिस्ट्री के आज हम डे 8 में हैं। ठीक है, और आज जो डिस्कस करेंगे हम 2018 का जो सेकंड पेपर हुआ था उसके हिस्ट्री वाले सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैनल का मेन मोटिव यही है कि हमें जो भी अपने गवर्नमेंट एग्जाम से उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें सीखना है, लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। और ये किसी भी टॉपर से आप सुनोगे तो कहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज दी रामबाण फॉर एनी एग्जाम, राइट, या ऑफ दैट रेलेवेंट एग्जाम। मेरा मेजर मोटिव ही है कि आपको एक डेडिकेटेड वो सिर्फ पीवाईक्यू बेस्ड प्लेटफॉर्म देना है, जिससे कि आपको सब कुछ मिल जाए और कोई भी चीज़ों की ज़रूरत ना हो, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो। राइट नाउ वी विल डिकोड द इंडियन हिस्ट्री, और जितने भी डिफेंस या सिविल सर्विसेज एग्जाम है उसके लिए रेलेवेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी एग्जाम्स आप देंगे फर्दर स्टेट पीसीएस हो या किसी के लिए भी, तो अगर वो अपने आप को अपडेट कर रहा है, अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, तो वो यूपीएससी पैटर्न पे ही ले जाएगा, तो उसके लिए भी ये रेलेवेंट होता है। ठीक है, इवन कोई भी टेस्ट सीरीज अगर कंडक्ट करा रहा है, अगर आपको हाई यील्डिंग टेस्ट दे रहा है वो, ठीक है, मतलब काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन सेट कर रहा है, तो इवन टेस्ट सीरीज भी 50% क्वेश्चन आपको यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन को उठाएगा। आइदर इट इज़ फ्रॉम यूपीएससी सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी सीएससी, सीआईएसएफ, ईपीएफओ, किसी का क्वेश्चन लेकर वहाँ पे चिपका के आपको दे देगा। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा होगा कि हम लोग कैसे डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था कि इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया था, बट एट सम टाइम्स वो डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे फिर से करना पड़ेगा, तो बेयर विद डेट एनोटेटेड नोट्स एंड आंसर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि द हड़प्पन साइट एट कोटजी इज क्लोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर साइट्स ऑफ दैट सिविलाइजेशन। तो बेसिकली जो है कोटजी जो है वो नियरेस्ट है इन सब में से मोहनजोदारो का। पिक्टोरियल मैप देखना है, ये बेसिकली जो एनसीईआरटी का मैपिंग वाला पार्ट है वहाँ से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है। राइट, तो ऑब्जर्वेशन ये दिखाता है ये सब क्वेश्चन कि हमारे एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें मेंशन है, चाहे मैप हो या साइड में जो बॉक्स साइड में इंफॉर्मेशन दिया होता है वो, या कोई भी पिक्चर के नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया होता है वो, ठीक है, वो कितना ऑब्जर्वेशन आप सही से बैठा सकते हो और कितना रिटेन कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता कैसे चलेगा, तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेगा, कोई टेस्ट सीरीज इसका आपको कंक्रीट ये नहीं दे सकता है। राइट, सी यहाँ पे कोटजी है जो कि पाकिस्तान में है। राइट, और ये भी कैसा साइट है, आईवीसी साइट है, या हड़प्पन साइट बोल दो इसको। ठीक है, और मोहनजोदारो भी है। ठीक है, अब ये देखो, ये इंडस रिवर यहाँ से ट्रेवल कर रही है और इसके एक साइड में कोटजी है और दूसरे साइड में मोहनजोदारो। तो नियरेस्ट यही है, क्योंकि हड़प्पन इधर है, लोथल देखोगे इसमें ऑप्शन में है, तो लोथल इधर है, कालीबंगन इधर है। राइट, तो ये सब काफ़ी डिस्टेंस में है, तो सबसे नज़दीक जो पूछा हुआ क्लोज टू वो कौन है, मोहनजोदारो है। राइट, कोटजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 56 कह रहा है कि द स्टोरी ऑफ गांधी टेंडू जातका वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज। सी वेन एवर यू सी द वर्ड जातका, ठीक है, तो आपको एक क्लिक आ जाना चाहिए कि ये मेजरली बुद्धिस्ट टेक्स्ट होगा। राइट, तो ये बुद्धिस्ट कैनन है, और जब भी बुद्धिस्ट की बात है तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है मेजरली पाली लिटरेचर में, लैंग्वेज में एक्चुअली लिखा जाता है। ठीक है, तो ये गांधी टेंडू जाटका जो है वो किस में है, पाली लिटरेचर में। राइट, यहाँ पे 57 नंबर देखोगे कि अकॉर्डिंग टू द तमिल संगम टेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वेर द लार्ज लैंड ऑनर्स। तो लार्ज लैंड ऑनर्स किसको बोलते हैं, ये 4 ऑप्शन है अपने पास। देखो, जो लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी वेला लार्ज, इनको लार्ज लैंड ऑनर्स बोलते हैं। कैसे याद करोगे, ये डबल एल है ना, इसको ध्यान रखना, डबल एल से लार्ज लैंड ऑनर्स। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। ये याद करने के लिए है, एक्चुअल वैसे ट्रिक कुछ है नहीं, तो याद करने के लिए जब भी देखोगे कि वेला लार्ज ये अनकॉमन सा वर्ड है, तो याद करने के लिए थोड़ा सा ये पिक्टोरियल माइंड में रख लेते हैं। आदिमीज देखोगे तो ये लैंडलेस लेबरर है। उजावर्स जो है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी प्लगमैन। राइट, और गहपतिस क्या बोलते हैं, गहपतिस को स्मॉल लैंड ऑनर्स। अब गह मतलब क्या होता है, स्मॉल लैंड। ठीक है, तो गहपतिस मतलब ऑनर्स यानी कि स्मॉल लैंड ऑनर्स। ठीक है, यही है। कुछ और एक्स्ट्रा देख लेते हैं आप, जैसे कि संगम टेक्स्ट में ही अगर आपको कीवर्ड्स कुछ बोल दे कि जो है ग्राम भोजकारा, भोजकर। ठीक है, ग्राम भोजकर किसको बोलते हैं, तो ग्राम भोजकर बेसिकली जो है विलेज हेडमैन को बोलते हैं। राइट, नाउ कमकाराज किसको बोलते हैं, तो कमकाराज बेसिकली स्लेव्स और लैंडलेस लेबरर को बोलते हैं, जो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर से एसोसिएटेड होते हैं। राइट, नेक्स्ट जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति वीमेन कैन एक्वायर वेल्थ थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स। तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो वीमेन एक्वायर कर सकती है वेल्थ थ्रू टोकन ऑफ अफेक्शन। राइट, बाकी जो मेथड है परचेज, इन्वेस्टमेंट और इनहेरिटेंस, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है मनुस्मृति में, और यही यहाँ पे दिया हुआ। सी, इस क्वेश्चन को आपको पहले प्रैक्टिस करना चाहिए। राइट, तो प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो
कि जो भी टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे फर्स्ट कमेंट, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा टेलीग्राम का, और वहाँ पे आप देखना कि जो यूपीएससी वाला लिंक होगा, ठीक है, उस पर ज्वाइन करना, ठीक है। और वहाँ पे आपको जो भी एग्जाम का है, जैसे ये सीडीएस के एग्जाम है तो सीडीएस वाले टाइम में जाना, और वहाँ पे ये ईयर वाइज करके अरेंज्ड है, ठीक है, इवन डे वाइज है। आप वहाँ पे आप हैशटैग यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप हिस्ट्री यूज़ कर लेना और फिर सीडीएस यूज़ कर लेना, ठीक है, और फिर जो है 2018 यूज़ कर लेना, ठीक है, 2018 का 2, और यहाँ से ये डायरेक्ट इस पेपर के लिंक पे चले जाओगे। सबसे पहले वहाँ पे ब्लैंक पेपर दे दिया जाता है, आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना और आना फिर, और एनालिसिस इसका देखना, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और फिर एनालिसिस क्या होता है कि जैसे अभी पेपर अपलोड कर दिया मैंने, उसके बाद से आपको सोल्यूशन के साथ विथ वैल्यू एडिशन। देखो वैल्यू एडिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिंकेज दिखा चुके हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है ऑलरेडी फर्दर पूछा हुआ है, आगे भी पूछेगा, तो इसलिए ये एनालिसिस, ऑप्शन एनालिसिस स्पेशली जरूरत है। इसलिए सिर्फ आंसर आपको नहीं जानना है, बाकी ऑप्शन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन जानना है, और स्पेशली वो इन्फॉर्मेशन जानना है जो उस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में हो, क्योंकि ऑप्शन वैसे बनाया ही जाता है कि आप वहाँ पे फंसोगे, ठीक है। नाउ 59 नंबर क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है। कह रहा है कि द डायलॉग ऑन वर्ना बिटवीन द किंग अवंतीपुत्ता एंड कचाना ए डिसाइपल ऑफ बुद्धा अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट। नाउ सी कचाना जो है एक बुद्धिस्ट थे, और वो भी डिसाइपल किसके थे, तो बुद्धा के थे। नाउ इनके बारे में वर्ना पे डिस्कशन किए हुए थे, अवंतीपुत्ता एंड कचाना। ये किस में मेंशन है, माझिमा निकाय। नाउ सी जब भी वर्ड देखोगे निकाय या फिर पीटिका, निकाय वर्ड देख लो या पीटिका वर्ड देख लो, ठीक है, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट होगा, ठीक है। 90% 95% ऐसा श्योर होता है, समटाइम्स में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, जैसे कि कुछ जैन टेक्स्ट में भी ये जो है सुत्ता यूज होता है वर्ड, ठीक है, या फिर पिटका, पिटका नहीं जातका, राइट, तो उसका थोड़ा सा होगा, बट 99% 95% केसेस में ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही होता है। निकाय वर्ड भी याद रखना कि ये बुद्धिस्ट से ही एसोसिएटेड है, ठीक है। इसका आंसर जो है माजिमा निकाय होगा, जो कि पाली में है। ऑब्वियसली बुद्धिस्ट है तो पाली लिटरेचर होगा ही, पाली लैंग्वेज होगा ही टेक्स्ट का। अब नाउ संयुक्ता निकाय, इसमें बुद्धिस्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में मेंशन है। अंगुतर निकाय के बारे में, ये फिलोसफिकल टीचिंग के बारे में बताता है अंगुतर निकाय, ठीक है। अम्भाता सुत्ता, ये जो है टॉक अबाउट कास्टिज्म एविल, कास्टिज्म में जो भी एविल्स हैं, राइट, उसके बारे में बात करता है कौन, अम्भाता सुताका। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी आगे पूछा जा सकता है अम्भाता सुताका वाला, कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट टॉक अबाउट द कास्टिज्म एविल्स, तो ये जो है अम्भाता सुत्ता होगा, राइट। और ये जो भी डायलॉग थी वरना बिटवीन दिस टू पर्सन, ये बेसिकली चैलेंज कर रहा था ब्राह्मिकल सुप्रीमेसी को, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 है, इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट टू रोम। आपको पता है कि फर्स्ट सेंचुरी एडी के टाइम पे कौन सा रूलर थे, तो कनिष्का जो है मेजर नॉर्थ इंडियन रूलर थे, राइट। और उस टाइम पे जो मेजर आइटम था वो एक्सपोर्ट नहीं होता था, वो कौन था, वो बेसिकली था नॉटमग, ठीक है। बाकी पेपर देखो, स्पाइक एंड कैनड बोलो या टॉर्टोइज सेल बोलो, ये तीनों जो है एक्सपोर्ट होता था, जैसे टॉर्टोइज सेल हो गया, स्पाइक कैनड हो गया, ठीक है। ब्लैक पेपर जिसको हम यवन प्रिय ग्रीक वर्ड में बोलते थे, ठीक है, ग्रीक लोग बोलते थे यवन प्रिय, वो चीज़ें हैं, ये ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और नेटमेग जो है वो क्या होता है, जिसको जय फल बोलते हैं, और वैसे हम लोग जो पान ऑन खाते हैं ना, उसमें कसैली जिसको बोलते हैं वो होता है वो नटमग, ठीक है। ये एक्सपोर्ट नहीं होता था रोम, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, यही नॉट पूछा है ना। नाउ सी 61 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इज करेक्ट। 1858 एक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम्ड सोवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बात ट्रू है, और इसका ये बात ट्रू है, राइट। द ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड द फर्स्ट स्टैट्यूट फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश, ये भी बात सही है क्योंकि 58 की बात कर रहा है। द एक्ट वॉज डोमिनेटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट इंपेरियल कंट्रोल विदाउट एनी पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, ये बात सही है, ठीक है। और राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, और यही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है। ऑब्वियसली कुछ एड ऑन है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया हुआ था, उस टाइम पे जो वॉइसरॉय था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। गवर्नर जनरल को चेंज करके ऑब्वियसली वॉइसरॉय बनाया गया था, तो ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ, लॉर्ड कैनिंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, राइट। एंड जो लॉर्ड कैनिंग था उसी के टाइम पे कौन सा रिवॉल्ट हुआ था, तो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1857 रिवॉल्ट वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द विच वॉइसरॉय, ठीक है, या गवर्नर जनरल ऐसे बोला, तो आप बोलोगे उसको लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। नाउ सी अगेन गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इज आर करेक्ट। ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नेंस से रिलेटेड है, ये काउंसिल एक्ट के बारे में 1861। करेक्ट, द एक्ट इंट्रोड्यूस ए ग्रेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट बाय इंक्लूडिंग नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सी इसने
1861 एक्ट ने इंट्रोड्यूस कर दिया था किस चीज़ को, कि इंक्लूड करेंगे मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, तो इन द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, राइट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। द मेंबर्स वेर नॉमिनेटेड एंड देयर फंक्शन वेर कन्फाइंड एक्सक्लूसिवली टू कंसिडरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव प्रपोजल प्लेस बिफोर इट बाय द गवर्नर जनरल, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ जो थर्ड स्टेटमेंट है, द गवर्नर जनरल डिड नॉट हैव इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर। टेल मी समथिंग, गवर्नर जनरल आपको पता है कि ब्रिटिश इंडिया में जो है सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन था, ठीक है, इन इंडिया, तो उसके पास कोई भी इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर ही नहीं होगा, ऐसे बात है, मोनोपोली था भाई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इट डिड हैव इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर्स, तो राइट आंसर ऑप्शन 1 एंड 2 हो जाएगा, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट गलत है। नाउ सी, जब 1861 की बात करते हैं तो दो चीज़ें हमें मेजर ध्यान रखनी होगी। एक तो गवर्नर जनरल का जो भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर था, यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है, ये हम सबसे पहले ध्यान में देते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, राइट। एक और प्रोविज़न था एक्चुअली, मैं अभी शायद रिकॉल नहीं कर पा रहा। नाउ सेकंड जो है स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज आर करेक्ट, राइट। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इंस्पायर्ड द शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑल इट्स सब्सिक्वेंट स्टेजेस, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। इट वॉज नॉट जस्ट अ रिजोल्यूशन बट अ डिक्लेरेशन ऑफ फॉर्म रिजॉल्व एंड प्लेस, ये भी बात ट्रू है। इट प्रोवाइडेड द अंडरलाइन फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बात ट्रू है। राइट आंसर ऑप्शन 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। जो ट्रिक मैंने बताया था कि जब भी 1 2 3 ऊपर आए तो 90% चांसेस है कि ट्रू होता है, दो इसमें ट्रू है और इसमें देखोगे तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, बट ट्रू होता है वैसे आप देखोगे। नाउ सी, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसको इंट्रोड्यूस कौन किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को पहली बार इंट्रोड्यूस किए थे इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको अडॉप्ट कब कर लिया गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, राइट, पास हो गया था और अडॉप्ट कर लिया गया था। लेटर जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए प्रियम्बल है, ठीक है, और आपको पता है कि प्रियम्बल जो है एक ब्लू प्रिंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट, ये सब है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेवलर्स नेवर रिटर्न टू यूरोप एंड सेटल्ड डाउन इन इंडिया, राइट। तो यहाँ पे देखोगे नेवर रिटर्न की बात कर रहा है, और ये राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मानुची, राइट, ठीक है। और ये डायरेक्टली इंस्पायर्ड एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन है इन अपकमिंग वीडियोस, आप बोलोगे तो मैं डायरेक्ट लिंक बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से इंस्पायर्ड है, डायरेक्टली फ्रॉम ए कंक्रीट सोर्स, राइट, जैसे कि एनसीईआरटी हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, वो सब सारी चीज़ें। दो मेजर मेरा फोकस होगा वो एनसीईआरटी बुक्स होंगे, और वहाँ से डायरेक्ट लिंकेज दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से पूछे जाते हैं, और आज भी वहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑब्वियसली 2 4 क्वेश्चन इधर उधर करेगा, बट आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा लाना है, ना कि आपको 100 में 100 एक्यूरेसी रखना है, राइट। तो बेटर है कि मिनिमम रिसोर्स रखो और मल्टीपल रिवीजन रखो, दैट्स इट, ठीक है। और आपको रिसोर्सेज का पता होना चाहिए कि रिसोर्स क्वेश्चन, देखो मेरे दोस्त थे कुछ, वो बोल रहे थे कि मतलब एनसीईआरटी तो मैंने 2 3 बार पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता मुझे आइडिया नहीं है। तो मैंने एक बार उनको दिखाया था, इवन यूपीएससी सीएससी के थे वो, और मैंने उनको दिखाया था कि ये देखो क्वेश्चन यहाँ से इंस्पायर्ड है। लेटर दे रियलाइज्ड कि मतलब सारे क्वेश्चन तो वहीं से आ रहे हैं, उस बुक से ही आ रहे हैं, बस हमें पता नहीं है कि क्वेश्चन करना कैसे है, मतलब कैसे वहाँ पे स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, कैसे है। तो ये होता है एनालिसिस का पावर, ठीक है। और आपको भी दिखाएंगे इन केस यू से सो, ठीक है, कमेंट बताइएगा कि वैसे एनालिसिस आपको दिखाया जाए कि नहीं, हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी भी, साइंस भी, एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ दिखाएंगे, इवन इकोनॉमी भी, राइट। तो वो सब सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी। डू लेट मी नो इफ़ यू वांट दैट, ओके। यहाँ पे देखो बरबोसा जो है ये कहाँ का था, ये पोर्तुगीज़ था, इनका कंट्री भी पूछ लिया जाता है, मनुची और ट्रेवेनियर नहीं, यहाँ पे रुक जाओ यार, देखो मनुची जो है वो कहाँ का था, इटली का था, ठीक है, मनुची जो है वो इटली का था, ये कभी रिटर्न नहीं किया, यहीं पे इंडिया में सेटल हो गया। नाउ ट्रेवेनियर और बर्नियर ये दोनों जो है ये कहाँ के थे, ये फ्रेंच के थे, ठीक है। बर्नियर जो है वो फिजिशियन डॉक्टर था, कहाँ पे, दारा सिकोई के कोर्ट में, और टवेर्नियर जो है ये एक डायमंड मर्चेंट था, व्यापार बिजनेसमैन था, ठीक है। और यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर टॉक्स अबाउट द डायमंड इन द मॉडर्न इंडिया, राइट। उस टाइम का जो भी ब्रिटिश इंडिया एक्चुअली, तो वो कौन था, और यू कैन से मुगल टाइम पे, तो वो कौन था, टेवर्नियर था, ये डायमंड के बारे में बात किया था ड्यूरिंग विजयनगर टाइम्स, और वो सब सारी चीज़ें। नाउ सी 77 नंबर क्वेश्चन है, द क्लास ऑफ अमर नायका इन विजयनगर इज ए रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अमर नायका जो है वो विजयनगर से एसोसिएटेड है, जो नायक सिस्टम था वो बेसिकली विजयनगर से एसोसिएटेड था। अमर नायका जो है ये एक मिलिट्री कमांडर्स थे। ये कौन लोग थे, कि ये लोग जो है बेसिकली क्या करते थे कि जैसे किंग होता है ना, एक तरह से किंग हो गया, और ये अमर नायक लोग थे, ये बेसिकली क्या थे, मिलिट्री कमांडर्स थे, और ये कौन थे, किंग थे। किंग इनको क्या करता था, अमर नायकों को रहने के लिए जगह देता था, यानी टेरिटरी देता था, ठीक है। और अमर नायका लोग जो थे ये मिलिट्री सपोर्ट देते थे टू किंग ड्यूरिंग वॉर और फॉर सिक्योरिटी रीजन्स, ठीक है। तो एक दूसरे को ऐसा था। यहाँ पे देखोगे तो विजयनगर टाइम में
जो भी मिलिट्री सिस्टम था या डिफेंस स्ट्रेटजी था वो बेसिकली डिसेंट्रलाइज था। तो इस चीज़ को अगर आगे क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में कि जो नायका सिस्टम था वॉज अ सेंट्रलाइज डिफेंस स्ट्रेटजी, तो ये बात गलत है, ये डिसेंट्रलाइज डिफेंस स्ट्रेटजी था। ठीक है, नाउ 78 नंबर देखोगे तो द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अकबर रीजन तारीख अकबरी वॉज रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग पर्शियन लैंग्वेज स्कॉलर। नाउ सी तारीख अकबरी कह रहा है, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक होता है आइन अकबरी, ठीक है, और जो सेकंड है एक है तबाकत अकबरी, ठीक है, तबाकत अकबरी, राइट, तबाकत अकबरी। अब ये तीनों सोर्स में कंट्राडिक्ट हो सकता है। पहला है तारीख अकबरी, इसका राइट आंसर जो है मोहम्मद आरिफ कंदारी, राइट, मोहम्मद आरिफ कंदारी जो है तारीख अकबरी लिखे थे, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। बट आइन अकबरी ये अबुल फजल लिखे थे, और तबाकत अकबरी यहाँ पे देखोगे तो निजामुद्दीन अहमद ये लिखे थे, राइट। फिर से एक बार देखते हैं कि तारीख अकबरी कौन लिखे थे, आरिफ कादरी, राइट। अब ये तारीख अकबरी में किस चीज़ के बारे में मेंशन है, तो जो भी अकबर के टाइम पे ना, ठीक है, अकबर के टाइम पे जो भी कंटेम्प्रेरी एक्टिविटी हो रहा था, राइट, जो भी कंटेम्प्रेरी एक्टिविटी हो रहा था उसके बारे में मेंशन है। बेसिकली जो है इसको मुजफ्फरनामा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक स्कॉलर थे उनके बारे में मेंशन है, मुजफ्फरनामा बोलते हैं, ठीक है। ये मतलब उस टाइम के एक जो भी बोल सकते हो गवर्नर टाइप के थे मुजफ्फर खान, उनसे एसोसिएटेड उनके बारे में मेंशन है, तो इसको तारीख अकबरी के वो मुजफ्फरनामा भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको लिखे कौन थे तारीख अकबरी को, तो आरिफ कंदारी लिखे थे। नाउ सी यहाँ पे निज़ामुद्दीन अहमद है, निज़ामुद्दीन अहमद ये कौन सी किताब लिखे थे, तबाकत अकबरी, राइट। और अबुल फजल जो है वो कौन सा लिखे थे, आइन अकबरी, ठीक है, यही है कुछ। और यहाँ पे देख लो मुबारक खान, द एरिस्टोक्रेट मुबारक खान वॉज अ ग्रेट फेवरेट ऑफ विच मुगल एम्पायर, तो ये बेसिकली थे जहांगीर के, राइट। यहाँ पे देखो द एरिस्टोक्रेट मुबारक खान वॉज नॉन स्पेशली एज ए ग्रेट फेवरेट फॉर द एम्पायर जहांगीर, इलस्ट्रेटिंग द पेट्रोनेज नेटवर्क दैट डिफाइंड द कोर्ट, ठीक है। तो मुबारक खान किससे एसोसिएटेड थे, तो जहांगीर से। नाउ आपको फारूक सियार के बारे में ये तो पता होगा कि ही वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर जिन्होंने जो क्राउन हुए थे, क्राउन इन पटना, ठीक है। और फिर शाह आलम के टाइम पे तो आपको पता है कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, राइट। शाह आलम नहीं, बैटल ऑफ बक्सर नहीं हुआ था इनके टाइम पे, मुझे लगता है कि अच्छा शायद ये है 1857 का रिवॉल्ट हुआ था शाह आलम 2। अगर शाह आलम 2 की बात कर रहा है तो ये 1857 रिवॉल्ट के टाइम पे था, राइट, ठीक है। अब एक और फैक्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ मुगल रूलर्स कितने थे, मतलब 5 मेजर के बाद से, उसके बाद से टोटल मुगल रूलर्स कितने हैं, तो देखो 5-6 जो आप बादशाह से याद करते हो, ठीक है, और उसके बाद से टोटल 15 रूलर आए थे, यानी कि 14, ठीक है, यानी कि टोटल मेजर मुगल रूलर जो हैं वो कितने थे, वो 20 थे। इस बात को याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ मुगल रूलर्स कितने थे, तो वो 20 थे ना। ये बादशाह क्या है कि ये सीक्वेंस है, राइट। सीक्वेंस कैसे है कि ये बाबर सबसे पहले, उसके बाद से हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब, राइट। और उसके बाद से 14 रूलर्स थे, और टोटल ये मिला के 20 मुगल्स रूलर जो है इंडिया को रूल किए थे। अगर इन केस नंबर ऑफ ऐसा पूछ दे तो ये याद रखना फर्दर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है कि विच वॉज द फर्स्ट नवाब वाजिर ऑफ अवध इन द 18th सेंचुरी। फर्स्ट नवाब वाजिर ऑफ अवध कौन थे, तो ये बेसिकली जो थे नवाब सादत खान, ठीक है। अवध जो किंगडम था उसके सादत खान फाउंडर भी थे। नाउ जो अदर ऑप्शन है सफदर जंग या सादत अली खान या फिर शुजाउद्दौला, ये जो है डिफरेंट टाइम पे आए थे। बट यहाँ पे देखना सादत अली खान और सादत खान, यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जो फर्स्ट नवाब थे और या बोलो वाजीर ऑफ अवध थे इन द 18th सेंचुरी, वो कौन थे, सादत खान थे, ठीक है। सादत अली खान से कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। कुछ और खास यहाँ पे दिया नहीं है। यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है कि दिस मार्क द स्ट्रक्चर शिफ्ट फ्रॉम ए सेंट्रलाइज एम्पायर टू ए कन्फेडरेशन ऑफ रीजनल पावर्स पेविंग द वे फॉर कॉलोनियल इंटरवेंशन। अब यहाँ पे देखो ये क्या हुआ ना कि धीरे धीरे जो सेंट्रलाइज थी मुगल एम्पायर वो धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज होना स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो भी मुगल रूलर थे, लेटर मुगल रूलर, वो धीरे धीरे वीक होना शुरू किए और जो स्टेट क्राफ्ट होता है उस पर ध्यान देना कम कर दिया, जिसकी वजह से जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रीजनल रूलर थे वो क्या हुआ, धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होना शुरू किए। और यहीं से जब सेंट्रलाइज टेंडेंसी जो है ब्रेक होती है, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है,
तो दो चीज़ें राइज होती है, एक तो एक्सटर्नल इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाता है, अब चाहे वो फॉर्म ऑफ कॉलोनियल हो, ठीक है, जैसे इंडिया के टर्म में, या फिर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो, राइट। और यहीं से धीरे धीरे रीजनल पावर्स जो है वो अकेले होते गई और सेंट्रलाइज टेंडेंसी वीक हुई, और यहाँ से धीरे धीरे एम्पायर ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, मुगल एम्पायर, एंड लेटर जो है कॉलोनियल रूल पूरी तरह से इसको हावी हो गया। ये हिस्ट्री हमें सीख देता है कि सेंट्रलाइज टेंडेंसी कैसे बना के रखनी है, मेंटेनिंग द रीजनल ऑटोनॉमी, बट सेंट्रलाइजेशन इज द मेजर पावर, ठीक है, ताकि जो है एक्सटर्नल इंटरवेंशन ना हो। नाउ 81 जो है, अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच ट्रेवलर टवर्नियर, द मेजोरिटी ऑफ द हाउस इन द बनारसी, ठीक है, ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी वेयर मेड ऑफ। अब देखो फ्रेंच ट्रेवलर जो है टवर्नियर, ऑब्वियसली ट्रेवलर है तो हर जगह घुमा होगा, ये बनारस भी आया था, और ये क्या कहता है कि बहुत सारे घर जो है, ये भी एनसीईआरटी इंस्पायर्ड है ये क्वेश्चन। तो मेजोरिटी ऑफ द हाउस जो है किस चीज़ का बना हुआ था, ये क्या ब्रिक एंड मड का बना हुआ था, स्टोन एंड टाटेज का बना हुआ था, वुड एंड स्टोन का बना हुआ था, ब्रिक एंड स्टोन का। ऑब्वियसली उस टाइम पे जो हमारा सिचुएशन देखोगे तो ब्रिक बनना स्टार्ट हो गया था, स्टोन भी मिल रहा था, तो ब्रिक एंड स्टोन का बना हुआ था, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द हाउस। ये टाटेज क्या होता है कि जैसे देखोगे कि कोई हर्ट होता है, राइट, झोपड़ी, और उसमें ऐसे घास का जो पत्ता होता है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह का ढका होता है, उसको स्लोपिंग रूफ काइंड ऑफ थिंग्स बोलते हैं, तो ये चीज़ें आपको टाच बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं बना हुआ था उस टाइम का, जो भी ट्रेवेनियर ने बताया था वो कौन सा तरह का हाउस बन रहा था, ब्रिक एंड स्टोन का बन रहा था, ठीक है। और उस टाइम पे ये देखो, और ये किस चीज़ को सिंगल कर रहा था, अर्बन प्रोस्पेरिटी को दिखा रहा था, ठीक है। तो याद रखना है कि जो भी ट्रेवेनियर ने बताया हो अर्बन प्रोस्पेरिटी के बारे में बताया हुआ है अबाउट बनारस। नाउ जो है 92nd नंबर क्वेश्चन देखोगे तो द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम वाज एस्टेब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल। तो जो कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम है वो एस्टेब्लिश किया गया था रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन किया जा सकता है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा तो एस्टेब्लिश किया गया था, बट इसका एक भाई था, ठीक है, जिसका नाम था आर्थर वेलेस्ली, ठीक है। तो यूपीएससी का ये ऑलरेडी प्रीवियसली से आप देखे होंगे कि एक छोटे छोटे कीवर्ड्स को रिप्लेस करके और वैसे आपको कंफ्यूज करता है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि रिचर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज को बनवाया था, ना कि आर्थर वेलेस्ली ने, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अदर गवर्नर जनरल के बारे में आप देखे ही हो, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में देखे हो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, ठीक है, इन सब के बारे में आप देखे होंगे। ऑब्वियसली मैं ऐड कर सकता था, लेकिन बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, धीरे धीरे इन सब्सिक्वेंट वीडियोज़ वो हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब देखो कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम बनवाया कब गया था, तो 1800 में बनवाया गया था, है ना, कलकत्ता में, राइट। और आपको पता है कि रिचर्ड वेलेस्ली ही था कब, जब 1799 में जो टीपू सुल्तान फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था उसमें डायरेक्ट बम फेंक देता है और वहाँ से टीपू सुल्तान जो है, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये था, इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे कौन था, तो रिचर्ड वेलेस्ली था, और ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। नाउ 93 नंबर क्वेश्चन है कि द इकोनॉमिक हिस्टोरियन हु हैज़ यूज द डाटा कलेक्टेड बाय द बुचानन हैमिल्टन टू सपोर्ट द थेसिस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 19th सेंचुरी इंडिया इज, ये कौन थे, ये बेसिकली थे आमिया कुमार बगाची, राइट। इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे जिन्होंने यूज किया था डाटा कलेक्टेड बाय बुचानन हैमिल्टन किस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, द थेसिस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। और ये कौन थे, आमिया कुमार बगाची, राइट। बेसिकली क्या किया था ब्रिटिशर ने सारे जो भी ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, जैसे हैंडीक्राफ्ट वगैरह, वो सब सारी चीज़ों को कोलैप्स कर दिए थे बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली नए नए इन्वेंशन इन, और बोल सकते हो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप की वजह से। और यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और यून कर दिया गया था बाई द ब्रिटिशर। और इसी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में जो डाटा है वो किसने कलेक्ट किया था, तो बुचानन हैमिल्टन ने किया था। और बुचानन हैमिल्टन के जो डाटा है उसको, उससे सपोर्ट लेकर अपना थेसिस जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कौन पब्लिश करते हैं, तो आमिया कुमार बगाची, ठीक है। इरफान ऑफ भी ऑब्वियसली आपको पता है कि प्रीवियस हमने देखा है कि इकोनॉमिक हिस्टोरियन ये भी है, ठीक है। नाउ सी 94 नंबर जो है कह रहा है कि द ग्रोइंग इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वाज मेड पॉसिबल बाई, तो ये किसके द्वारा मेड पॉसिबल था, तो रॉबर्ट फॉर्च्यून के द्वारा पॉसिबल था, ठीक है। रॉबर्ट फॉर्च्यून जो है टी ग्रोइंग इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वाज मेड पॉसिबल बाई रॉबर्ट फॉर्च्यून, ठीक है। और ये किस टाइम पे था, ये बेसिकली हिमालयाज एरिया में देखने को मिलेगा। और ये रॉबर्ट फॉर्च्यून कहाँ पे थे, तो कलकत्ता साइड में 1849 के टाइम पे ये टी इंडस्ट्री लगा रहे थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस स्टार्टेड द आज़ाद हिंद रेडियो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। तो इन्होंने स्टार्ट किया था जर्मनी में, आज़ाद हिंद रेडियो जो है स्टार्ट किया था इन्होंने जर्मनी में। और ऑब्वियसली 1940s का टाइम पीरियड था।
और यहाँ पे ये सपोर्ट लिए थे बियॉन्ड ब्रिटिशर बॉर्डर, जैसे कि हिटलर से और बाकी लोगों से इन्होंने सपोर्ट लिया था। और यहीं पे आज़ाद हिंद रेडियो जो जर्मनी में है इन्होंने इस्टेब्लिश किया था और यहीं से ब्रॉडकास्ट कर रहे थे द मैसेज ऑफ फ्रीडम टू द वर्ल्ड। नाउ सी आज़ाद हिंद रेडियो जो है इसका हेडक्वार्टर स्टार्टिंग में सिंगापुर था, लेटर जो है शिफ्ट करके रंगून कर दिया गया था, अभी का म्यांमार, राइट। नाउ इसका आंसर ऑब्वियसली स्टार्ट कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। हेडक्वार्टर वो सिंगापुर में है, उसका ध्यान रखना है, बट आज़ाद हिंद रेडियो स्टार्ट कहाँ हुआ था, तो हुआ था जर्मनी में, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मली एक्सेप्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान ऑन 6 जून 1946 विच हैड रिजेक्टेड द डिमांड फॉर ए सोवरेन पाकिस्तान। कह रहा है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया था द कैबिनेट मिशन प्लान ऑन 6 जून 1946। मतलब जो है वो पार्टी के बारे में पूछ रहा, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जिसने एक्सेप्ट कर लिया था कैबिनेट मिशन प्लान। आपको पता है कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है 46 में आया था, ठीक है। अब कब आया था तो वो देखते हैं, बट 6 जून को कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया था, बट लेटर जो है उसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान ने रिजेक्ट किया हुआ था डिमांड फॉर सॉवरेन पाकिस्तान, राइट। तो ये था मुस्लिम लीग, ठीक है, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान में ऐसे प्रोविजन थे जिसमें सेपरेट इलेक्ट्रोड्स को प्रीवेलिंग दिया जा रहा था, इसलिए मुस्लिम लीग ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। अब जो कैबिनेट मिशन प्लान है उसमें आपको पता है कि कौन कौन लोग थे वहाँ पे, स्टैनफोर्ड क्रिस्प थे, ठीक है, ईवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है, और स्टैनफोर्ड क्रिस्प थे, क्या है स्पेलिंग, ठीक है, और पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है। ये 3 लोग इसको हेड कर रहे थे, राइट। और कैबिनेट मिशन 1946 में आया हुआ था। सी आफ्टर फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन, है ना, हम फर्दर जो है वो फाइनल स्टेज ऑफ नेगोशिएशन टुवर्ड्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हम लोग चले गए थे, जहाँ पे डिवीजन ट्रांसफर ऑफ पावर की बात की जा रही थी, राइट। यहाँ पे इसको अच्छे से एक बार समझते हैं। द कैबिनेट मिशन प्लान अटेम्प्टेड टू प्रिजर्व ए यूनाइटेड इंडिया। यहाँ पे देखो कि वो अटेम्प्ट कर रहा था टू प्रिजर्व यूनाइटेड इंडिया, ये लास्ट एफर्ट था जब कोई ब्रिटिशर एफर्ट था टू प्रिजर्व यूनाइटेड इंडिया, राइट। ऑन 6 जून इतना द मुस्लिम फॉर्मली एक्सेप्टेड दिस प्लान बिफोर लेटर, बाद में वो रिजेक्ट कर दिया, इलस्ट्रेटिंग द एक्सट्रीम वोलाटिलिटी ऑफ द प्री पार्टीशन नेगोशिएशन, ठीक है। स्टार्ट हो गया था इसके बाद से पार्टीशन का जो भी नेगोशिएशन था उस पर रिलेटेड। नाउ 97 नंबर देखो, द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा विच मेट इन विजयवाड़ा 1944 वॉज। सी देखो कि जो 1944 में ऑल इंडिया किसान सभा कहाँ हुआ था, तो हुआ था विजयवाड़ा में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, तो वो थे सहजानंद सरस्वती, ठीक है। नाउ 118 नंबर क्वेश्चन है द टैगलाइन इनवैल्यूएबल ट्रेजरर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया इज एसोसिएटेड विद द लोगो ऑफ फॉर। ये बेसिकली जो टैगलाइन है ये किससे एसोसिएटेड है, तो ये है कि जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया, जीआई टैग जिसको बोलते हैं, उससे एसोसिएटेड क्या है कि इनवैल्यूएबल ट्रेजरर फॉर इनक्रेडिबल इंडिया। अब आपको पता है कि जीआई टैग जो है किसी भी जो ऑब्जेक्ट बोल लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए कितने दिनों के लिए दिया जाता है, 10 ईयर्स एट ए टाइम्स के लिए दिया जाता है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि अभी तक कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग इंडिया में दिया जा चुका है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्सटेंड किया जा सकता है बेस्ड ऑन इट्स पॉपुलैरिटी, है ना। नाउ लास्ट 2 क्वेश्चन है कि 190 नंबर क्वेश्चन है कि हु टूक ओवर द एका मूवमेंट स्टार्टेड बाय द कांग्रेस इन द आवर ड्यूरिंग 1921 एंड 22। ये बेसिकली ड्यूरिंग एनसीएम की बात कर रहा है, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एका मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम था, इसके लीडर के बारे में बेसिकली पूछ रहा है जो कि स्टार्ट किया गया था बाई कांग्रेस इन अवध। तो एका मूवमेंट का देखो जगह देख लो, लोकेशन कहाँ है, तो अवध यूपी। एंड देन एका मूवमेंट का जो लीडर थे वो कौन थे, मदारी पासी, ठीक है। बाबा रामचंद्र के बारे में देखोगे तो ये अवध किसान सभा का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, लीडर होते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया, राइट। मदारी पासी जो है किसके, एका मूवमेंट के लीडर है और टाइम पीरियड क्या है, 21 से 22। नाउ लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड एट द हरिद्वार कुंभ मेला इन 1951। तो 1915 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की गई थी ड्यूरिंग द हरिद्वार कुंभ मेला। तो 1915 में जो स्टार्ट किया गया था ऑर्गेनाइजेशन वो कौन था, हिंदू महासभा, ठीक है। नाउ हिंदू महासभा को स्टार्ट किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय जी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है वहाँ पे। ऑप्शन बाकी देखते हैं कि सनातन धर्म सभा, ये सनातन धर्म सभा किसने स्टार्ट किया था, राधाकांत देव, राइट। देव समाज को किसने स्टार्ट किया था, शिव नारायण अग्निहोत्री। काफ़ी बार देव समाज के बारे में पूछा है क्वेश्चन, याद रखना इसका। सनातन धर्म सभा किसने स्टार्ट किया था, राधाकांत देव। देव समाज किसने स्टार्ट किया था, शिव नारायण अग्निहोत्री ने, ठीक है। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो आई होप कि आज का जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको काफ़ी सही लगा होगा, ठीक है। फॉर नेक्स्ट वीडियो देखो यहाँ पे नेक्स्ट 2019 का भी रेडी है, हम लोग बहुत जल्दी इसको लाएंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन आप सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अपडेट रहोगे, ठीक है। तो ऑन टाइम देखोगे एंड सबसे पहले रहोगे कि आपको उसको रिवीजन करना है। इस वीडियो को 2-3 बार देखो, अपने नोट्स जो ब्लैंक नोट्स में दिया हूँ, ठीक है, ब्लैंक क्वेश्चन नोट्स जो दिया हूँ उसमें वैल्यूएडिशन करो जो वीडियो में बताया जा रहा है एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स एंड विल गेट
a lot more ahead of other your competitors. ठीक है, thank you so much for watching. Do like, share and subscribe to this channel. Thank you again.